हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर्स है प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का, उसको कवर करेंगे, अक्टूबर 2025 का। इससे पहले नवंबर 2025, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 3 महीनों का करंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप लोगों में से जो भी इसका लाभ नहीं उठाए हैं तो वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। चलिए, इसमें यहाँ पर जितना भी आपको करंट अफेयर्स दिख रहा है, एक एक को हम लोग इसमें कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको अक्टूबर 2025 का यहाँ पर दिख रहा है। 15 अगस्त 2025 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? इस बार जो 15 अगस्त 2025 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो ये किस नंबर का था? तो इसका सही जवाब यहाँ पर है सी, 79th। देखिए, एक्सप्लेनेशन दिया है कि 15 अगस्त 2025 को भारत जो है 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 12वीं बार ध्वजारोहण किया। चलिए देखिए, यहाँ पर है उसके बाद कि लाल किले से सर्वाधिक बार ध्वजारोहण करने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के नाम है? तो इसका सही जवाब है सी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू लाल किले से कुल 17 बार ध्वजारोहण किए। इंदिरा गांधी 2 नंबर पर आती है और ये 16 बार जो है ध्वजारोहण की। और अब तीसरे नंबर पर जो है नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, 12वीं बार जो है ये ध्वजारोहण किए हैं लाल किला से। देखिए, 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या था, ये क्वेश्चन है। तो थीम इसका था नया भारत, यानी कि न्यू इंडिया। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत या सबका साथ सबका विकास, ये सब नहीं था, बल्कि नया भारत, न्यू इंडिया, ये था इसका थीम। देखिए, 79वें स्वतंत्रता दिवस जो है 2025, इसका थीम था नया भारत, यानी कि न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4 पे, सुदर्शन चक्र मिशन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सा मिशन है? सुदर्शन चक्र मिशन। मिशन को याद रखिए। अब ऑप्शन देखिए, यह 5 वर्षीय मिशन है। इसे 26 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य 2035 तक इसको पूरा करना है। यह केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हम लोग देखते हैं क्या गलती थी। देखिए, सुदर्शन चक्र मिशन जो है 15 अगस्त 2025 ईस्वी को लॉन्च किया गया, ना कि 26 जनवरी को। यहाँ पर था ऑप्शन आपको 26 जनवरी 2025, तो ये गलत है। 15 अगस्त 2025 को इसको लॉन्च किया गया। ये 5 वर्षीय नहीं बल्कि 10 वर्षीय मिशन है, जिसका लक्ष्य 2035 तक जो है पूरा करना है। इसके अंतर्गत देश के महत्वपूर्ण संस्थानों को अभेद्य सुरक्षा दुर्ग में बदला जाएगा। जबकि आपको इस ऑप्शन में था कि केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को बदला जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि पूरे देश में जो भी महत्वपूर्ण संस्थान है उसको अभेद्य सुरक्षा दुर्ग में बदला जाना इसका मकसद है। नेक्स्ट देखिए, सुदर्शन चक्र मिशन के अंतर्गत किन संस्थानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन है केवल सैन्य ठिकानों को, केवल संसद मंत्रालय को, केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को, और डी में है अस्पताल, एयरपोर्ट, मेट्रो, मुख्यालय, इन सब को भी। तो इसका सही जवाब डी ही हो जाएगा। देखिए, इस मिशन के अंतर्गत जो है अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, सरकारी मुख्यालय जैसा जो भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है उन सबको सुरक्षा कवच दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनसांख्यिकीय मिशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसांख्यिकीय मिशन को लॉन्च किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन, जनगणना कराना, घुसपैठ की समस्या से निपटना, या फिर शहरीकरण को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी घुसपैठ की समस्या से निपटना। देखिए, यहाँ पर है कि जनसांख्यिकीय मिशन को देश में बढ़ती घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि 1 जुलाई 2025 को। देखिए, दिया है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो अभी 1 जुलाई 2025 को जो मंजूरी मिली, तो इसके बारे में क्या दिया है कि इसको लागू कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 15 अगस्त 2025 को। तो इसको 1 जुलाई 2025 को आप देखिए, 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी इसको मिली, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 15 अगस्त 2025 को। तो 15 अगस्त 2025 को जो है इसको लागू कर दिया गया। तो उसी के बारे में, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो है इसके अंतर्गत कितने वर्षों में रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि 2 वर्ष। देखिए, दिया है कि इस योजना के अंतर्गत अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। तो फाइनली जो आप देखें कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो इसका मेन मकसद क्या है कि अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना इसका मूल लक्ष्य है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संदर्भ में दिया है कि इसके अंतर्गत कुल कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 1 लाख करोड़।
देखिए दिया है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए जो है ये खर्च किए जाएंगे। साथ ही निजी क्षेत्र में पहली नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये का जो है इसकी प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। तो 1 लाख करोड़ रुपए और जो प्राइवेट जॉब प्राप्त करेंगे उस युवा को 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब सीधा बी पर आते हैं, समुद्र के भीतर तेल और गैस भंडार की खोज करना। कौन सा मिशन है, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है इसको समुद्र के भीतर तेल, गैस और अन्य खनिज संसाधनों की खोज जो है खोज के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि कर्तव्य भवन का लोकार्पण जो है कब किया गया। तो देखिए इसका सही जवाब सी ही है, 6 अगस्त 2025 को। देखिए दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कर्तव्य भवन का लोकार्पण 6 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किया गया। तो ठीक है उसके बाद देखिए कर्तव्य भवन का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सभी मंत्रालयों को एक परिसर में लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कर्तव्य भवन का उद्देश्य सभी केंद्रीय मंत्रालयों के मुख्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित करना है। नेक्स्ट देखिए निसार उपग्रह का पूर्ण रूप क्या है। तो निसार जो उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया गया है तो उसका मूल रूप क्या है, पूर्ण रूप, तो बी नंबर का है, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोले निसार उपग्रह, निसार सैटेलाइट। देखिए तो निसार का पूर्ण रूप क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए कि निसार उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है। तो ये जो है सी नंबर है, नासा का और इसरो का। देखिए निसार उपग्रह जो है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, निसार उपग्रह में एल बैंड रडार किसके द्वारा प्रदान किया गया है। तो एल बैंड रडार जो है नासा के द्वारा प्रदान किया गया है, यानी निसार सैटेलाइट जो बनाया गया है उसमें एल बैंड रडार जो है ये नासा के द्वारा बनाया गया है। तो देखिए निसार उपग्रह के लिए एल बैंड रडार जो है नासा के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निसार उपग्रह में एस बैंड रडार किसके द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया है इसरो के द्वारा, यानी कि एल बैंड जो है, एल बैंड दिया गया है नासा के द्वारा, एल बैंड नासा के द्वारा, और जो एस बैंड रडार है ये दिया गया है इसरो के द्वारा, क्योंकि दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, GSLV F-16। GSLV F-16 के द्वारा जो है इसका जो है प्रक्षेपण किया गया। देखिए निसार उपग्रह का प्रक्षेपण GSLV F-16 रॉकेट से किया गया है। क्वेश्चन 19 पे आते हैं हम लोग। देखिए GSLV रॉकेट द्वारा पहली बार किस कक्षा में उपग्रह स्थापित किया गया। तो GSLV के द्वारा पहली बार सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित किया गया है। देखिए निसार पहला मिशन है जिसमें GSLV रॉकेट के द्वारा उपग्रह को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इस ऑर्बिट में उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है, यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है उसमें ध्रुवों के ऊपर से जो सैटेलाइट है वो गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निसार उपग्रह को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है सी, यानी कि पृथ्वी का MRI स्कैनर भी कहा जाता है। इस निसार उपग्रह को पृथ्वी का MRI स्कैनर, ठीक है। देखिए निसार उपग्रह को पृथ्वी का MRI स्कैनर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। C-295 परिवहन विमानों के निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया। C-295 परिवहन विमान है, तो इसका निर्माण किया गया है किसके सहयोग से। तो सी के सहयोग से, यानी कि स्पेन के सहयोग से। देखिए यहाँ पर दिया है कि C-295 परिवहन विमानों का निर्माण स्पेन के सहयोग से किया गया है। इसके लिए स्पेन की कंपनी का नाम है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी। तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी से अनुबंध किया गया था। कौन सा विमान है, C-295 295। देखिए भारत ने C-295 परिवहन विमानों के लिए किस वर्ष समझौता किया था। तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि 2021 में। देखिए दिया है कि भारत ने C-295 परिवहन विमानों के लिए सितंबर 2021 में समझौता किया था। C-295 विमानों की कुल कितने विमानों के लिए जो है अनुबंध किया गया था स्पेन की कंपनी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है C-295 परिवहन विमानों के लिए कुल 56 विमानों के लिए जो है अनुबंध किया गया था। C-295 विमानों में से कितने विमान सीधे स्पेन से प्राप्त होने थे।
तो देखिए इसका सही जवाब है बी यानी कि 16 दिया है कि C-295 विमानों में से 16 विमान स्पेन से सीधे प्राप्त होने थे और शेष जो 40 है वो C-295 विमान इसका निर्माण जो है भारत में ही किया जाना था या अभी वर्तमान में किया जा रहा है। स्पेन से सीधे प्राप्त होने वाले विमानों में 16वां अभी जो आया है ये 16वां अभी प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से ये C-295 विमान जो है चर्चा में है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि C-295 विमानों में के 40 यूनिट का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, तो उसका सही जवाब है वडोदरा, गुजरात में। देखिए यहाँ पर दिया है कि C-295 विमानों के 40 यूनिट का निर्माण जो है गुजरात के वडोदरा में TACL कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए रण संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी यानी कि महू, मध्य प्रदेश में। देखिए दिया है कि रन 2025 का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के महू में स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में किया गया। रन संवाद 2025 इसका उद्देश्य रक्षा एवं रणनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना था। तो रन संवाद कहाँ पर किया गया, महू, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए रन संवाद 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो भारतीय थल सेना के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। चलिए यहाँ पर देखिए रन संवाद 2025 की मेजबानी भारतीय थल सेना के द्वारा की गई। नेक्स्ट देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए 2 नए युद्धपोत का नाम कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है INS उदयगिरी और INS हिमगिरी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया, तो इसका निर्माण प्रोजेक्ट 17A के द्वारा किया गया है, प्रोजेक्ट 17A। देखिए INS उदयगिरी और INS हिमगिरी का निर्माण जो है प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट है कि INS उदयगिरी भारतीय नौसेना का कौन सा क्रमांक का युद्धपोत है, तो ये 100वां है। देखिए यहाँ पर दिया है कि INS उदयगिरी भारतीय नौसेना का 100वां 100th युद्धपोत है। INS हिमगिरी भारतीय नौसेना का 101वां युद्धपोत है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बन जाता है इस वजह से कि 100वां जो युद्धपोत है वो INS उदयगिरी है। ये INS उदयगिरी 100वां युद्धपोत है। अब देखिए INS उदयगिरी के ही बारे में दिया है कि इसका निर्माण किस शिपयार्ड के द्वारा किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया जा रहा है निर्माण। देखिए दिया है कि INS उदयगिरी जो 100वां है, इसका निर्माण जो 100वां युद्धपोत, इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया है। INS हिमगिरी जो 101वां युद्धपोत है, इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा किया गया। तो ठीक है, उसके बाद देखिए प्रलय मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है, तो प्रलय मिसाइल जो है सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। देखिए दिया है कि प्रलय मिसाइल एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आइए। प्रलय मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता लगभग कितनी है, तो इसका सही जवाब है 500 किलोमीटर। देखिए दिया है कि प्रलय मिसाइल की जो मारक क्षमता है ये लगभग 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए। प्रलय मिसाइल की गति जो है किस श्रेणी की है, तो इसकी गति जो है सुपरसोनिक श्रेणी की है। देखिए दिया है कि प्रलय मिसाइल जो है ये सुपरसोनिक गति की मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 35 आइए। भारत फ्रांस सहयोग के अंतर्गत भारतीय जल यात्री कितनी गहराई तक पहुंचे हैं हाल फिलहाल में तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी यानी कि 5000 मीटर तक। देखिए दिया हुआ है कि भारत फ्रांस सहयोग के अंतर्गत भारतीय जल यात्री 5000 मीटर, यहाँ 5000 मीटर है तो 5000 मीटर की गहराई तक पहुँचे। समुद्रयान मिशन के अंतर्गत भारत का लक्ष्य 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचना है। तो भारत का टारगेट है 6000 मीटर तक पहुंचना, 6 किलोमीटर अंदर, और वर्तमान में 5 किलोमीटर भीतर तक पहुंच पाए हम लोग। देखिए नेक्स्ट दिया है कि समुद्रयान मिशन के अंतर्गत विकसित पनडुब्बी का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 इसका नाम ही है। देखिए समुद्रयान मिशन के अंतर्गत मत्स्य 6000 पनडुब्बी विकसित की जा रही है। 6000 संख्या नहीं, ये नाम है, मत्स्य 6000 ये नाम है उस पनडुब्बी का जिसको डेवलप किया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। भारत फ्रांस सहयोग के अंतर्गत उत्तरी अटलांटिक महासागर में पहुंचे 2 भारतीय जल यात्री कौन थे, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा राजू रमेश और जतिंदर पाल सिंह। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि राजू रमेश और जतिंदर पाल सिंह ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक पहुँचे। चीन
समुद्र यात्रा चीन जो है समुद्र के अंदर 11,000 मीटर तक जो है यानी 11 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुका है और हम लोग अभी तक 5,000 मीटर तक अंदर पहुंचे हैं। तो अभी बहुत अंदर तक हम लोगों को जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना कब जारी की गई। तो अधिसूचना जो उपराष्ट्रपति चुनाव का जारी किया गया था वो 7 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। देखिए यहाँ पर दिया है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव के लिए जो अधिसूचना है ये 7 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए मतदान कब संपन्न हुआ। तो मतदान इसका फाइनली हुआ था 9 सितंबर 2025 को। देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए मतदान जो है 9 सितंबर 2025 को संपन्न हुआ। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे, सीपी राधाकृष्णन, और विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कुल कितने सांसदों ने मतदान किया। तो इसका सही जवाब सी है 767 जो है मतदान हुआ था। तो देखिए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 767 सांसदों ने मतदान किया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में 15 मत जो है ये अवैध पाया गया और इस प्रकार कुल वैध मतों की संख्या थी 752। देखिए सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में कितने मत प्राप्त हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 452 यानी कि 452। देखिए सीपी राधाकृष्णन को जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में 452 मत प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन थे। तो इसका रिटर्निंग ऑफिसर थे पीसी मोदी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सप्लेनेशन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पीसी मोदी को जो है रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन में आइए। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 18 अगस्त 2025 को। देखिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 क्या है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025। इसको लोकसभा में 11 अगस्त 2025 को प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा में इसको जो है 12 अगस्त 2025 को प्रस्तुत किया गया, एक दिन बाद। और 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। तो इसी के संबंध में यहाँ पर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आपको दिया है, क्या खेल बजट बढ़ाना है। तो नहीं, ये बात गलत है। वैश्विक स्तर पर खेल ढांचा तैयार करना इसका मूल मकसद है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 जो है इसका उद्देश्य क्या है, खेल प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना तथा देश में वैश्विक स्तर का खेल ढांचा को तैयार करना है। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। प्रावधान देखिए, राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा, मतलब इसके तहत एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा। सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को केंद्र सरकार से वित्त पोषण के लिए एनएसबी की मान्यता अनिवार्य है। राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। बीसीसीआई को छोड़कर सभी खेल महासंघ आरटीआई के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई जो है ये सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करता है, इसलिए ये आरटीआई में नहीं आएगा। बाकी जितना भी खेल महासंघ है वो सब आरटीआई के दायरे में आ जाएगा। उसके बाद है कि खेल महासंघों व एथलीट से जुड़े विवादों के समाधान के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण जो है इसका गठन किया जाएगा। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट आरक्षित करने हेतु संसद में अधिनियम पारित किया गया। तो कोई एक विधानसभा है जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट को आरक्षित करने हेतु संसद में अधिनियम पारित हुआ है, तो ये जो है गोवा है। देखिए दिया हुआ है कि गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट आरक्षित करने हेतु संसद में अधिनियम पारित किया गया। गोवा विधानसभा में कुल कितनी सीट है, 40 सीटें। क्वेश्चन नंबर 46 पर आइए। चुनाव आयोग की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी कि 6। देखिए दिया हुआ है कि चुनाव आयोग के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और ये 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सब है, नेशनल पार्टी, आप, आम आदमी पार्टी, बीएसपी मायावती जी की, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, और एनपीपी, आईएनसी और सीपीआईएम। तो एनपीपी जो है यहाँ पर उसका फुल फॉर्म है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो इनमें से कौन नेशनल पार्टी नहीं है, तो बीजेपी तो है ही, बीएसपी भी है, नेशनल पीपल्स पार्टी भी है, शिवसेना नहीं है।
तो चलिए यहाँ पर देखिए शिवसेना राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट देखिए चुनाव आयोग के अनुसार भारत में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल कितने हैं, मतलब कितने दल को जो है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67। देखिए दिया है कि भारत में 67 यानी 67 राजनीतिक दल राज्य स्तरीय दलों के रूप में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आइए। हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है। हाल फिलहाल में यूरो को कोई ऐसा देश है जो कि अपना आधिकारिक मुद्रा घोषित कर दिया है, तो वो देश है सी बल्गेरिया यानी कि बुल्गारिया। देखिए यहाँ पर दिया है कि बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की घोषणा कर दिया है। देखिए यूरो को अपनाने से पहले बुल्गारिया की आधिकारिक मुद्रा क्या थी, तो ये आधिकारिक मुद्रा थी लेव। ठीक है, देखिए यूरो अपनाने से पहले बुल्गारिया जो है आधिकारिक मुद्रा बुल्गेरियन लेव था। तो अभी आपको पता है कि टोटल 27 कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन में है। तो इस 27 में अब जो बुल्गारिया है ये 21st कंट्री है जो कि यूरो को अपनाया है। यानी कि इस 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में यूरोपीय संघ की जो 27 देशों की सूची है उसमें से 21वां देश ये बना जो कि यूरो को अब अपना लिया है। चलिए उसके बाद देखिए बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला कौन सा नंबर का देश बनेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21। देखिए बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वां देश बनेगा। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP। यानी कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 वाला जो सूची है इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 115। यानी कि जो विश्व शांति इंडेक्स है, विश्व शांति सूचकांक, उसमें भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्कोर कितना था 2.229। चलिए यहाँ पर दिया है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ, तो शांति के मामले में 1 नंबर पर आपको यहाँ पर आइसलैंड दिख रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है आइसलैंड रैंक 1 पर है। तो देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। सेकेंड रैंक किसका आया है, आयरलैंड का, आइसलैंड रैंक 1, सेकेंड रैंक पर आयरलैंड और थर्ड पर न्यूजीलैंड है। देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में सबसे निचला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है, तो सबसे निचला स्थान जो है रशिया को प्राप्त हुआ है। देखिए दिया है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में रूस जो है इसको सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा C यानी कि तियानजिन। SCO शिखर सम्मेलन जिसमें मोदी जी गए थे और व्लादिमीर पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग का जो पिक था काफ़ी वायरल हुआ था, तो ये तियानजिन में हुआ था चाइना में। देखिए 25वां SCO शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच चीन के तियानजिन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का थीम क्या था, संघाई भावना को कायम रखना, SCO ऑन द मूव। तो संघाई भावना को कायम रखना, SCO ऑन द मूव, ये इसका इस बार का थीम था। देखिए 2026 में जो अब SCO सम्मेलन होगा वो 26वां सम्मेलन होगा और वो कहाँ पर होगा, किर्गिस्तान में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम की जो कॉल सेवा है, व्हाट्सएप कॉल सेवा और टेलीग्राम कॉल सेवा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रसिया। देखिए यहाँ पर दिया है कि रूस ने हाल ही में व्हाट्सएप कॉल और टेलीग्राम कॉल सेवा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आइए। रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपतियों की बैठक कहाँ हुई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा C यानी कि अलास्का में। देखिए रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति को लेकर बैठक अमेरिका के अलास्का में हुई। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 60। अलास्का में हुई रूस यूक्रेन वार्ता किस सैन्य ठिकाने पर संपन्न हुआ, जो जहाँ पर वो अलास्का में बैठक हुई थी, तो उस सैन्य ठिकाना का नाम क्या था, C एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन। एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन ये नाम है उस सैन्य बेस का जहाँ पर ये दोनों के बीच मीटिंग हुआ था। ठीक है, तो यह बैठक जो है एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन नामक सैन्य ठिकाने पर आयोजित करवाया गया था।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 रूस यूक्रेन शांति वार्ता के दौरान प्रयुक्त थीम क्या था। तो रूस यूक्रेन शांति वार्ता के दौरान प्रयुक्त थीम क्या थी, तो यहाँ पर दिया हुआ है बी परस्यूइंग पीस, परस्यूइंग पीस। ठीक है, देखिए बैठक के दौरान प्रयुक्त थीम क्या था, परस्यूइंग पीस। उसके बाद देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है जापान की यात्रा के दौरान जापान द्वारा भारत में कितने ट्रिलियन डॉलर के निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि 10 ट्रिलियन डॉलर। देखिए यहाँ पर दिया कि भारतीय प्रधानमंत्री जी जापान की यात्रा पर 29-30 अगस्त 2025 को गए थे, संपन्न हुई थी उनकी यात्रा। जापान ने भारत में 10 ट्रिलियन डॉलर का जो निजी निवेश है उसका लक्ष्य रखा। क्वेश्चन नंबर 63 पर आइए, वर्ष 2025 को भारत जापान के बीच किस रूप में घोषित किया गया। तो इसको किया गया है व्यापार वर्ष या रक्षा सहयोग वर्ष या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार आदान प्रदान का वर्ष या सांस्कृतिक आदान प्रदान का वर्ष। तो सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आदान प्रदान का वर्ष। देखिए दिया कि वर्ष 2025 को भारत और जापान विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार आदान प्रदान वर्ष घोषित किया है, वर्ष 2025 को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रयान 5 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से शुरू किया जाएगा। तो ये आपका सही जवाब है जाक्सा, जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो जाक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, देखिए दिया है कि चंद्रयान 5 मिशन जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से किया जाएगा। इस मिशन के लिए H324L प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रयान 5 में किस अंतरिक्ष यान का यूज होगा, तो H324L प्रक्षेपण यान का। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं कि 64 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर नया आयकर अधिनियम कब से लागू होगा। यानी कि आयकर अधिनियम जो है 1961 में से प्रचलित था, जो कि अब 64 वर्ष पुराना हो चुका है, तो उसके स्थान पर अब कौन सा एक्ट लागू हुआ। तो इसका सही जवाब है नया जो आयकर अधिनियम है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। तो देखिए नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, यही है यहाँ पर 1 अप्रैल 2026। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है। तो आरबीआई के अनुसार जो जीडीपी का वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है वो है सी, यानी कि 6.5%। तो देखिए आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर जो है 6.5% का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आइए, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2025 की जो सूची है उसमें भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं। तो फॉर्च्यून 500 जो है उसमें भारत की 9 कंपनी शामिल है। अब देखिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो 2025 की सूची है, भारत की 9 कंपनी इसमें जो है शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो है 2025 में भारत की कौन सी कंपनी शीर्ष 100 में शामिल है। तो यहाँ पर LIC, IOC, रिलायंस, ONGC है। तो इसका ए भी सही जवाब है और इसका सी भी सही जवाब है, बी और डी इसका सही जवाब नहीं है। तो देखिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2025 में रिलायंस को कितना स्थान प्राप्त हुआ है, 88वां रैंक, और LIC जो है 95वां रैंक है। तो इस तरह से रिलायंस और LIC जो है टॉप 100 में शामिल है। इसके अलावा IOC जो कंपनी है उसको 127वां रैंक मिला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, SBI जो है इसको 163वां स्थान मिला है और ONGC जो है इसको 181वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से टॉप 100 में 2 कंपनी है, जिसमें रैंक 1 जो है ये आपको रिलायंस है, और टॉप 200 में 100 to 200 के बीच जो है फिर 3 कंपनी है, और ओवरऑल टॉप 200 में 5 है, टॉप 100 में सिर्फ 2 है, और रैंक 1 जो है रिलायंस का है, और ओवरऑल जो है ये 88वां रैंक इसका है रिलायंस का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 69। देखिए दिया है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में विश्व की शीर्ष कंपनी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वॉलमार्ट। देखिए दिया है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में वॉलमार्ट जो है USA की कंपनी है, विश्व की शीर्ष कंपनी है। तो वॉलमार्ट जो है ये रैंक 1 है इसका। 2 नंबर पर अमेजॉन है, अमेरिका की ही कंपनी अमेजन, और 3 नंबर पर स्टेट ग्रिड चाइना का है। तो स्टेट ग्रिड चाइना 3 नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग कितना रहा। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा 1.5 लाख करोड़।
1.5 लाख करोड़ जो है भारत का क्या रहा, रक्षा उत्पादन 2024-25 में। देखिए दिया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का जो रक्षा उत्पादन है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष की तुलना में 18% की ये वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए। आरबीआई ने किस लघु वित्त बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित करने को मंजूरी दे दिया है आरबीआई के द्वारा? तो इसका क्या ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? नहीं, जनता स्मॉल फाइनेंस बैंक या इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो इसका एयू ही है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसको यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित करने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 72। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए श्रम श्री योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। देखिए दिया हुआ है कि श्रम श्री योजना ये जो है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। और किस मकसद से किया गया है? प्रवासी श्रमिकों को सहायता पहुंचाने के मकसद से। ठीक है, देखिए श्रेष्ठ का जो है फुल फॉर्म क्या है, श्रेष्ठ? तो इसका सही जवाब आपको यहाँ पर बी नंबर में दिया है, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। जो श्रेष्ठ नाम का ये इंडेक्स है इसका फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। चलिए यहाँ पर दिया है श्रेष्ठ का पूर्ण रूप स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो यहाँ पर आपको सही जवाब दिया है बी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, यानी थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं पुष्पेंद्र सिंह। उसी तरह से भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। तो वात्स्यन है। तो कुल मिला के जो नौसेना के उप प्रमुख बने हैं ये संजय वात्स्यन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे आइए कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत किनको नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका के नए राजदूत कौन है? सर्जियो गौर। तो सर्जियो गौर जो है अमेरिका के नए राजदूत हैं। उसके बाद देखिए भूटान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो भूटान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? सी, संदीप आर्य। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 78, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है उसके नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर ए राजा राजन, डॉक्टर ए राजा राजन। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 79, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अनीस दयाल सिंह, यानी कि नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीस दयाल सिंह को बनाया गया है। 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है किसको मिला है? तो द केरला स्टोरी, धुरंधर, जवान, 12th फेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12th फेल। देखिए दिया हुआ है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है 12th फेल को मिला है। सुदीप्त सेन को, यहाँ पर द होगा, द केरला स्टोरी जो है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। तो सुदीप्त सेन को जो है द केरला स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये आपको 1 नंबर पर फिल्म हो गया 12th फेल, 2 नंबर पर आपको इसका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्त सेन हो गया। अब तीसरा आपको मिलेगा जवाब कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किनको मिला है? तो डी नंबर, यानी कि शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को। देखिए दिया है कि शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को जो है संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। रानी मुखर्जी को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो इसको याद रख लीजिए। देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी रही? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री, ये नाम है मूवी का, कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री, इसको 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। देखिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जो है कटहल और जैक फ्रूट मिस्ट्री को मिला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, तो इसका सही जवाब है बी, मनिका विश्वकर्मा। देखिए यहाँ पर दिया है कि राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। विश्व स्तनपान सप्ताह जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच जो है विश्व स्तनपान सप्ताह जो है मनाया जाता है। देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह जो है प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त के बीच जो है मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो सही जवाब हो जाएगा सी 7 अगस्त। 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है मनाते हैं। उसके बाद ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस की तिथि को मनाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी 9 अगस्त को, यानी कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। देखिए विश्व आदिवासी दिवस जो है हम लोग 9 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 अगस्त। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है भारत पाकिस्तान के अलगाव के समय जो दंगा व्यापक रूप से हुआ था विभाजन के समय, तो उसी विभीषिका को याद रखने के लिए हम लोग मनाते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये है सी 23 अगस्त को। देखिए यहाँ पर दिया है कि अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे भारत में हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग जो हुआ था 23 अगस्त 2023 को, उसके ही उपलक्ष्य में इसको घोषित किया गया ताकि भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों और युवाओं को विज्ञान की ओर प्रेरित किया जा सके। उसके बाद ये राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पे आइए, अर्थ ओवरशूट डे 2025 किस तिथि को मनाते हैं। इस बार हर साल ये बदलता रहता है, तो अर्थ ओवरशूट डे 2025 किस तिथि को मनाया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 24 जुलाई। देखिए दिया है कि वर्ष 2025 में अर्थ ओवरशूट डे 24 जुलाई को मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे यानी अर्थ ओवरशूट डे जो है वह अनुमानित तारीख है जब मानव जाति एक साल में पृथ्वी द्वारा पुनरुत्पादित यानी रीजनरेट किए जा सकने वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लेती है। यह ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा जो है गणना की जाती है, तो इसको आप याद रखिए, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति के द्वारा जो है एक साल के भीतर जितना भी रिसोर्स या संसाधन को जनरेट किया जाता है, फिर से उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है, तो मानव इतना ज़्यादा विकास में अंधा हो चुका है कि उन सारे प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज़्यादा दोहन कर ले रहा है कि जिसको दिसंबर के लास्ट तक टिकना चाहिए था वो अब 24 जुलाई को ही ख़त्म हो जा रहा है। अगर उसको जितना हम लोग यूज़ कर लेते हैं उस तुलना में उसका जो रीजनरेशन है उसको देखा जाए, चलना चाहिए था 31 दिसंबर तक, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं कि 24 जुलाई को ही ये ख़त्म हो गया। इसका ये मतलब हो गया, तो अर्थ ओवरशूट डे 24 जुलाई को इस बार मनाया गया। उसके बाद देखिए पुस्तक अ न्यू जियोग्राफी ऑफ इनोवेशन, इसके लेखक कौन है। अ न्यू जियोग्राफी ऑफ इनोवेशन, इसके लेखक हैं बी मेहरान गुल। ठीक है, उसके बाद देखिए अ न्यू जियोग्राफी ऑफ इनोवेशन, इसके पुस्तक मेहरान गुल हैं। नेक्स्ट देखिए एक पुस्तक है सॉन्ग ऑफ इंडिया अ स्टडी ऑफ द नेशनल एंथम, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक सी रुद्रांशु मुखर्जी। देखिए यहाँ पर दिया है कि इस पुस्तक के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी हैं। किस पुस्तक के लेखक, सॉन्ग ऑफ इंडिया अ स्टडी ऑफ द नेशनल एंथम, रुद्रांशु मुखर्जी। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन एज इन द एआई एज, तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं ए नितिन सेठ। दिया है ह्यूमन एज इन द एआई एज, इस पुस्तक के लेखक नितिन सेठ हैं। और कुछ अन्य पुस्तक देख लीजिए, मदर कैरी वंस टू मी, मदर कैरी वंस टू मी, ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर, ये ऋत्विक सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ, ये एमिली हेनरी के द्वारा लिखा गया है। चलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा भूल सुधार मैं करना चाहूँगा, दरअसल मेरे को डाउट हुआ तो मैं इसको वेरीफाई किया। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, इसको आप यहाँ पर देखिए। ये जो यहाँ पर था ना मदर कैरी, तो वो गलत था, मदर मैरी कम्स टू मी, ये है अरुंधति राय की पुस्तक। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक था, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में फिर से सुधार लीजिए। मदर मैरी कम्स टू मी ये अरुंधति रॉय हैं लिखी हैं। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ये शशि थरूर जी की पुस्तक है। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर ये ऋत्विक सिंह की पुस्तक है। और ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ एमिली हेनरी की पुस्तक है।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहला जो है बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए देखिए यहाँ पर दिया कि पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 97 पे आइए। भारत का जो 22वां IIM है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि गुवाहाटी में। देखिए भारत का जो 22वां IIM संस्था है ये गुवाहाटी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? रुद्रास्त्र। देखिए यहाँ पर दिया है कि भारतीय रेलवे के द्वारा एशिया की सबसे लंबी और भारी मालगाड़ी, इसका नाम है रुद्रास्त्र, इसका जो है शुभारंभ किया गया। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है, सोच लीजिए कितना लंबा है। इसका संचालन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय DDU मंडल के द्वारा जो है गंज ख्वाजा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है गंज ख्वाजा, वहाँ से गढ़वा जो है झारखंड का जगह, वहाँ तक इसका सफल परीक्षण किया गया। तो रुद्रास्त्र पूछा जाएगा क्या है, तो ये मालगाड़ी है। देखिए 15वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का जो है विजेता ये कौन रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, झारखंड। यानी कि 15वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का विजेता जो है झारखंड रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि 15वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड जो है ये विजेता रहा, और उप विजेता कौन बना? हरियाणा उप विजेता हुआ, और इसका आयोजन जो है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया। 100वें क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, खालिद जमील। खालिद जमील कौन बने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच? तो देखिए यहाँ पर दिया है कि खालिद जमील जो है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। क्वेश्चन नंबर 101 WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त हाल फिलहाल में घोषित कर दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नेपाल को। देखिए दिया है कि WHO ने हाल फिलहाल में नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 पे आइए। WHO ने किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस यानी स्लीपिंग सिकनेस या निंद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सी, केन्या को। देखिए दिया है कि WHO ने अभी हाल फिलहाल में केन्या को मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस यानी स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित कर दिया है। 103 पर आ जाते हैं। भारतीय रेलवे ने देश का पहला पोर्टेबल सोलर पैनल सिस्टम कहाँ प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, वाराणसी में। देखिए दिया है कि भारतीय रेलवे ने वाराणसी में देश का पहला पोर्टेबल सोलर पैनल सिस्टम जो है ये प्रारंभ किया है। नेक्स्ट देखिए कि भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक जो है किस शहर में स्थापित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। देखिए यहाँ पर भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए तेलंगाना में खोजी गई दुर्लभ कवक प्रजातियाँ कौन सी हैं? अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना में जो है एक कवक की प्रजाति खोजी गई है। तो इसका सही कौन सा वो प्रजाति है? तो बी, यानी ब्लू पिंक गिल मशरूम और शटल कॉक मशरूम। देखिए तेलंगाना में खोजा गया है ब्लू पिंक गिल मशरूम और शटल कॉक मशरूम, इसकी नई प्रजाति खोजी गई है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 106। 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में प्रकाशित किया गया है। तो 2025 में एशियाई शेरों की संख्या कितनी पाई गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 891। देखिए दिया है कि 2025 की 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट जो है उसके अनुसार एशियाई शेरों की संख्या 891 है, और वर्ष 2020 में एशियाई शेरों की संख्या 674 थी। तो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है संख्या में। क्वेश्चन नंबर 107। मदर मैरी कम्स टू मी, वही क्वेश्चन है जहाँ अभी मिस्टेक से हम लोग देख लिए थे कैरी। तो मदर मैरी कम्स टू मी इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका हो जाएंगी अरुंधति रॉय। देखिए यहाँ पर दिया है कि मदर मैरी कम्स टू मी इस पुस्तक की जो लेखिका है ये अरुंधति रॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। 108 पर आइए। PLFS मासिक बुलेटिन के अनुसार जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5.2%, यानी कि ये अगस्त सबके आसपास का समय आप समझ लीजिए। तो अब तो काफ़ी पुराना हो गया है, ये हर महीने प्रकाशित होता है तो बदल भी गया है, फिर भी उस समय की पीढ़ी के हिसाब से है तो आप याद रखिए
PLFS, ये आप याद रख लीजिए, PLFS का फुल फॉर्म है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर जो है घटकर 5.2% रही। नेक्स्ट देखिए 108 नंबर का क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन कांड जो है इसने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, 100 वर्ष। अब आप खुद एक बार देखिएगा दिमाग पर जोर डाल के कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। 100 साल पूरा है तो निश्चित रूप से ये 1925 की घटना होगी, आपको डेट खोजना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 109, विश्व स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विश्व स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 9 अगस्त को। देखिए विश्व स्वदेशी लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है, 9 अगस्त। देखिए वर्ष 2025 का थीम क्या था? इंडिजिनस पीपल्स एंड AI, डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग फ्यूचर्स। तो ये 2025 का थीम था, इंडिजिनस पीपल्स एंड AI। अब हर थीम में AI जरूर जुड़ जाता है। डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग फ्यूचर्स। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, UNDP ने इक्वेटर अवार्ड 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा किया है? तो UNDP जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ठीक है, तो इसके द्वारा इक्वेटर अवार्ड 2025 जो है ये घोषणा किया गया। तो ये कितने लोगों को दिया गया? तो देखिए ये दिया गया है 10 लोगों को। 10 लोगों को कह लीजिए या 10 संस्था को कह लीजिए। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है कि UNDP के द्वारा दिया जाने वाला इक्वेटर पुरस्कार जो है ये जैव विविधता संरक्षण और गरीबी उन्मूलन में योगदान देने के लिए स्वदेशी और स्थानीय समुदाय को सम्मानित करता है। 2025 के पुरस्कारों में जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति को प्रमुखता दी गई है। इस बार कुल 10 व्यक्ति या संस्था को पुरस्कार दिया गया, जिसमें से भारत के कर्नाटक स्थित बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह जो है उसको भी ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पर्यावरण के अनुकूल खेती और टिकाऊ उद्यमों के लिए 2025 का पुरस्कार मिला। तो आप पहला चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि UNDP जो है ये जो इक्वेटर अवार्ड 2025 है इसको कौन देता है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कितने लोगों को या संस्था को इस बार मिला है? तो 10 लोगों को या संस्था को मिला है। और इस 10 में इंडिया का जो है एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, वो भी इसमें शामिल है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन नंबर 111 पर आइए, तेजी से बर्फ पिघलने के कारण चर्चा में आया पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर जो है ये किस देश में स्थित है? तो ये सही जवाब हो जाएगा बी, अर्जेंटीना। चलिए देखिए यहाँ पर पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर जो है अर्जेंटीना में स्थित है। वर्ष 1987 की जो INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से अलग होने की घोषणा किस देश ने की है? यानी 1987 ईस्वी में एक संधि हुई थी INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इस संधि से अलग होने की घोषणा रसिया के द्वारा किया गया है। देखिए दिया है कि रूस ने 1987 ईस्वी में INF संधि से अलग होने की घोषणा किया। 1987 में जो हुआ था INF संधि उससे अलग होने की घोषणा किया। क्वेश्चन नंबर 113, संयुक्त राष्ट्र महिला UN वुमन ने अगस्त 2025 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 15वीं। देखिए यहाँ पर दिया है कि UN वुमेन ने अगस्त 2025 में अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाई है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 पर आइए, उल्ची फ्रीडम शील्ड ये युद्धाभ्यास का नाम है। उल्ची फ्रीडम शील्ड नाम का जो युद्धाभ्यास है ये किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया और अमेरिका। देखिए यहाँ पर दिया है कि उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास जो है ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 115 पर आइए, COP30 यानी कि UNFCCC का जो COP30 सम्मेलन है इसका आयोजन अभी कहाँ किया जाएगा? तो उस समय ये की बात थी, अब तो ये हो चुका है। बेलेम जो कि ब्राज़ील का शहर है, यहाँ पर COP30 का आयोजन किया गया है।
तो COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में, जो कि हो चुका है, बेलेम नाम की जगह पर ब्राज़ील में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 पे आइए कि विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अगस्त को। देखिए, विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे, ये जो है 13 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। वर्ष 2025 में विश्व अंगदान दिवस का विषय क्या था? आंसरिंग द कॉल। आंसरिंग द कॉल जो है ये इस बार के विश्व अंगदान दिवस का थीम था। क्वेश्चन नंबर 117 पर आते हैं। 15 अगस्त 2025 को आयोजित एट होम कार्यक्रम का जो निमंत्रण किट है उस पर किन 4 लोक कलाओं या लोक चित्रकलाओं को दर्शाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि टिकुली कला, पट्टचित्र, तालपत्र चित्र और पैथकर चित्रकला। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है निमंत्रण किट में टिकुली कला, पट्टचित्र, तालपत्र चित्र और पैथकर चित्रकला इसको प्रदर्शित किया गया। किस चीज़ के निमंत्रण पत्र में? 15 अगस्त 2025 को जो आयोजन होना था उसमें एट होम नाम का एक कार्यक्रम था, उसी का जो निमंत्रण पत्र वाला जो किट था उसमें जो है इन 4 लोक कलाओं का जिक्र था। टिकुली कला, पटचित्र, तालपत्र चित्र और पैथकर चित्रकला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। गोवा में बैल लड़ाई को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? गोवा में जो बैल की लड़ाई वाला जो खेल होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धीरियो या धीरी। तो आपको याद रखना होगा कि धीरियो या धीरी क्या है। तो ये गोवा में बैल की लड़ाई से जुड़ा हुआ जो है एक स्थानीय आयोजन है। क्वेश्चन नंबर 119 पर आते हैं। दुर्लभ प्राथमिक अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस यानी कि PAM किस जीव के कारण होता है? दुर्लभ प्राथमिक अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस PAM किस जीव के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नेग्लेरिया फाउलेरी। नेग्लेरिया फाउलेरी। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है PAM रोग जो है जिसका फुल फॉर्म हम लोग अभी देखें, ये नेग्लेरिया फाउलेरी नाम का जो अमीबा है उसके कारण होता है, जिसे दिमाग खाने वाला अमीबा भी जो है कहते हैं। हाल ही में कोझिकोड जो केरल नामक जगह है वहाँ पर इसके कारण अलर्ट जारी किया, तो इस वजह से ये चर्चा में, यानी कि ये जो PAM है ये एक तरह का अमीबा है जिसको दिमाग खाने वाला अमीबा बोलते हैं, और ये कोझिकोड में इसके कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, वहाँ पर ये पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, रमेश बुदिहाल। देखिए दिया है रमेश बुदिहाल एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 जो है उसमें पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, कौन सा पदक? व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 पर आते हैं। इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के किस सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सियोमी। देखिए यहाँ पर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश के मेचुका सियोमी जिले में, मेचुका नाम के जगह है कहाँ पर? सियोमी जिला में। तो सियोमी जिले में इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला यानी कि स्पेस लेबोरेटरी स्थापित किया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में इसरो के द्वारा अंतरिक्ष प्रयोगशाला यानी कि स्पेस लेबोरेटरी स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 पर आते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन यानी काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था उसका कितना साल पूरा हुआ? अभी ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, 100 साल। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है कि काकोरी ट्रेन एक्शन का जो है 100 साल अभी हाल फिलहाल में पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 123 पर आते हैं कि UN वुमेन ने अगस्त 2025 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो इसको भी हम लोग देख चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है 15वें। देखिए UN वुमेन ने अगस्त 2025 में अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाई है। और लास्ट है आज का टॉपिक IADWS। तो ये IADWS क्या है? ये एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। देखिए यहाँ पर DRDO के द्वारा IADWS का अभी हाल फिलहाल में परीक्षण किया गया। क्या फुल फॉर्म है? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। IADWS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। तो इज इंडियाज न्यू इंडिजिनस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क सक्सेसफुली टेस्टेड in August 2025, integrating quick reaction surface to air missiles QRSAM, advanced very short range air defense systems यानी कि VSHORADS and directed energy
weapon DEW under a centralized command designed to counter various aerial threats like drones, jets with kinetic and non-kinetic means, aiming for an iron dome like national shield। यानी कि आयरन डोम जो है, जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास, तो उसी पैटर्न पे भारत भी जो है अपना जो एयर स्पेस है उसको सुरक्षित करने के लिए, एयर डिफेंस को इन्हेंस करने के लिए जो है, एडवांस करने के लिए इस IADWS जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका हाल फिलहाल में परीक्षण किया है। तो उड़ीसा से ये परीक्षण ऑब्वियसली हुआ है। तो चलिए, ये हो गया IADWS। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियो में इस मंथ का जो भी करंट अफेयर्स था उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किए। और इसको आप बार बार देखिए, वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो और भी ज़्यादा वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन रहता है। साथ में कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका जो फीडबैक है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना फीडबैक देंगे तो इसमें और भी ज़्यादा कुछ बदलाव करके उसको और बेस्ट बनाया जा सकता है वीडियो को। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप अपना फीडबैक देंगे कमेंट के माध्यम से, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ओवरऑल आप हमसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।